राज पब्लिक स्कूल में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से आए हैं क्लास 10 की एसएसटी में। हम पढ़ रहे थे ज्योग्राफी का चैप्टर एग्रीकल्चर इन इंडिया, यानी कि इंडिया में खेती बाड़ी कैसे होती है। तो हमने पढ़ा था रबी, खरीफ, ज़ैद, इन तीनों के बारे में हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने गेहूँ, बाजरा, मक्का के बारे में पढ़ लिया था। अब हम बात करते हैं पल्स की। पल्स मतलब कि दालें। अब दालें क्या 12 ही महीने आप दालें खाते हो, तो मतलब वो 12 ही महीने उगती होगी, तभी तो आप 12 महीने खाते हो दालें। तो पल्स की बात करें तो पल्स किसकी बात करें आज हम? पल्स की। पल्स पल्स में कुछ ज़्यादा बातें खास है नहीं, बस ये ध्यान रखिए रबी और खरीफ दोनों सीजन में हो, यानी कि ऑल सीजन इसकी क्या होती है? खेती होती है। ऑल सीजन का मतलब हो गया रबी प्लस खरीफ, ठीक है। यानी कि गेहूं के साथ भी उगा सकते हो आप और मक्की के साथ भी उगा सकते हो। सेकेंड, ये क्या करते हैं? इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सोइल। यानी सॉइल की फर्टिलिटी आपको इम्प्रूव करनी है। आप रेगुलर खेती करें, तो रेगुलर खेती करने से क्या होगा? सॉइल की फर्टिलिटी में क्या आएगी? डिक्रीज, यानी कि क्या होगा? डाउन होगा। तो उसको अप करने के लिए एक तरीका है कि आप जब खरीफ या रबी उगा रहे हो तो उसके साथ में क्या होगा? डालें, जिससे क्या होगा? उसकी सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। क्या इंक्रीज हो जाएगी? सॉइल की फर्टिलिटी। अब अपन बात करते हैं सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा आता है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। क्या? उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। उसके बाद अपन बात करते हैं अब अपन ने मेजर चीज की बात तो कर ली। अब राजस्थान की बात करें, कहाँ बात करें? राजस्थान में। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा कहाँ होगी? दालें कहाँ सबसे ज्यादा होगी? जहाँ पे क्या होगी? नहर। और नहर सबसे ज्यादा है गंगा नहर, हनुमानगढ़, बीकानेर। मतलब कि राजस्थान वाले टॉप हिस्से, यानी राजस्थान के जो ऊपर ऊपर है वहां पे सबसे ज्यादा क्या होगी? आपकी दालें। तो दालों की यही बात है। अब दालों की कोई इंपॉर्टेंट बात ज्यादा है नहीं, तो पल्स ये जो टॉपिक है वो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। अब आगे आता है, अपन बात करते हैं, देखो अपन ने बात कर दी फूड ग्रेन क्रॉप की, यानी कि जो खाने के लिए आते हैं। कौन कौन से? गेहूं, मक्का, बाजरा और दाल। अब हम बात करेंगे कैश क्रॉप। कौन सी? कैश क्रॉप, यानी कैश और क्रॉप, यानी ऐसी जिससे आपको डायरेक्ट क्या मिले? पैसा। जिसका हम प्रोडक्शन ही इसलिए करते हैं, प्रोडक्शन ही इसलिए करते हैं ताकि हमें क्या मिले? पैसा। तो अगला टॉपिक आता है कैश क्रॉप। क्या फूड ग्रेन में वो 5 हो गए, 4 सॉरी। अब है कैश क्रॉप। कैश क्रॉप में फर्स्ट है शुगर केन। शुगर केन का मतलब होता है गन्ना। अब शुगर केन क्या होता है? 12 महीने इसकी खेती होती है, यानी आप आज उगाओगे, अगले साल आज वापस आपको बड़ा गन्ना मिलेगा। यानी 12 मंथ इसकी क्या होती है? यानी 12 मंथ इसकी खेती होती है। 12 महीने आपको इसकी खेती देखनी पड़ती है। यूं नहीं कि हर तीसरे महीने, यानी कि जैसे अपन क्या होता है सर्दियों में सर्दियों में अपन ने गेहूँ उगाया और अपने को गर्मियों में मिल गया, पर ऐसा नहीं है। शुगर के लिए 12 महीने लगते हैं इसको पकने में, यानी इस क्रॉप को पकने में कितना टाइम लगता है?
12 महीने। अब 12 महीने तो लगता है। अब आगे, इंडिया सबसे ज़्यादा शुगर केन प्रोड्यूस करता है, यानी इंडिया वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप कहाँ होती है? इंडिया में। पहली बात कर लो, इंडिया क्या है? क्या है इंडिया? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन वर्ल्ड, यानी कि सबसे ज्यादा गन्ना कहाँ उगाया जाता है? इंडिया में। अब आगे, जैसे मान लो इंडिया में 100% का होता है गन्ने प्रोडक्शन होता है, यानी 100% प्रोडक्शन का होता है इंडिया में, तो उसका 50% का होगा ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन का मतलब होता है पहाड़ी इलाका, लगभग पहाड़ियों के इधर। पहाड़ी सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? ईस्ट में। तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन, यहाँ पे लिख देता हूँ, अगला पॉइंट, ठीक है, प्रोडक्शन इन इंडिया। तो अपन किसकी बात करते हैं? लार्जेस्ट प्रोडक्शन इन इंडिया। अगर आप नेट देखें, नेट का मतलब आप प्रॉपर देखें, पूरा देखें कि सबसे ज्यादा आपको गन्ना मिलता है, तो वो कहाँ से मिलेगा? ईस्टर्न साइड से। कहाँ से? ईस्टर्न इंडिया से। ईस्टर्न इंडिया का मतलब होता है कि जो पूर्व की तरफ जो राष्ट्र है, पूर्व की तरफ जो भी राज्य है, यानी कि इंडिया, आपका ये हो गया इंडिया। अब पूर्व किधर होता है? इधर, यानी ईस्ट साइड होता है। ईस्ट किधर होता है? इस साइड। ये जो रीजन है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर, यानी कि 7 सिस्टर, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन का होता है गन्ने का ईस्टर्न इंडिया में। इधर होता है ईस्टर्न इंडिया में, ठीक है। अपन ने ये बात भी बता दी थी। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, पैसा बता तो रहे हो, और उसमें बारिश कितनी चाहिए और टेम्परेचर कितना चाहिए? बारिश और टेम्परेचर के बाद बिना बात तो हो ही नहीं सकती। अपन बात करते हैं टेम्परेचर में। क्या बात करते हैं? टेम्परेचर। तो गन्ने को टेम्परेचर कितना चाहिए? अंदाजे से लिख लो, अंदाजा मतलब फिक्स है, इनके रेंज में 19 से 40 डिग्री के बीच में क्या चाहिए उनको? टेम्परेचर। यानी अगर आप कहीं शुगर केन उगा रहे हो, तो अगर आप कहीं शुगर केन उगा रहे हो तो उसका टेम्परेचर कितना चाहिए? 19 से 40% मतलब डिग्री सेल्सियस। 19 से अगर 40 डिग्री सेल्सियस है वहाँ का टेम्परेचर, तो वहाँ पे आपको शुगर केन उगा सकते हो। अब टेम्परेचर की बात तो अपन ने कर ली, क्या टेम्परेचर कितना? 90 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक आपका होना चाहिए टेम्परेचर। अब अगली बात क्या करेंगे? रेनफॉल की। तो रेनफॉल की बात करने से पहले अपन अगर बात कर ले, चलो पहले रेनफॉल ही देख लेते हैं कि रेनफॉल। अब गन्ने को थोड़ा ज़्यादा पानी चाहिए, गन्ने को थोड़ा ज़्यादा पानी चाहिए। कितना चाहिए? 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक क्या चाहिए? इसको पानी चाहिए। अपन वापस डिवीजन करते हैं। गन्ना, गन्ना किसमें होता है? कैश क्रॉप, यानी इसका उगाने का मकसद होता है पैसे। अब शुगर केन का 12 महीने, ठीक है। अब पूरे वर्ल्ड में शुगर केन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? तो हमने बोला इंडिया, ठीक है। इंडिया में भी किस रीजन में सबसे ज्यादा होता है? तो हमने बोला कि इंडिया में ईस्ट साइड में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। वो बोले ठीक है। अब वो पूछे कि भाई क्या टेम्परेचर चाहिए? तो हमने बोला 20 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस। फिर वो बोले रेनफॉल कितना चाहिए? हमने बोला 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर। अब अपन बात करेंगे कि कौन कौन सा स्टेट गन्ने का क्या करता है? प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा करता है। अब गन्ने का प्रोडक्शन देखने के लिए अपन बात करेंगे कि कौन सा ज़्यादा करता है। तो जो पल्स में करते हैं, जो सबसे ज़्यादा दालें उगाते हैं, वही सबसे ज़्यादा क्या उगाते हैं? गन्ने। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक, ये सबसे ज़्यादा
उगाते हैं। अब आपके मन में एक विचार आ रहा है, अगर महाराष्ट्र, गुजरात ये सब ज्यादा उगाते हैं तो ईस्ट साइड वाले कौन? आपने तो बोला ईस्ट साइड पे सबसे ज्यादा उगाते हैं, और लार्जेस्ट प्रोडक्शन आप बता दो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो बात सुनिएगा। अब हम बात करते हैं स्टेट की कि सबसे ज्यादा गन्ना कौन सा स्टेट उगाता है? मैंने बोला यूपी यानी उत्तर प्रदेश। फिर आपने बोला महाराष्ट्र, हमने बोला ठीक है मान लेते हैं महाराष्ट्र। फिर आपने बोला कर्नाटका, हमने ले लिया कर्नाटका। फिर आपने बोला तमिलनाडु, हमने लिया तमिलनाडु। भाई ये क्या बात है? आप तो बोल रहे हो सबसे ज्यादा कहाँ होता है? ईस्ट में। तो बात सुनिएगा, आप बात कर रहे हो इंडिया। हमने पूछा ये हो गया इंडिया का ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। हमने पूछा कि नेट वर्थ यानी कि टोटल सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो टोटल सबसे ज्यादा होता है यहाँ पर। हमने किसी पर्टिकुलर स्टेट में बताया कि यहाँ के इस स्टेट में सबसे ज्यादा होगा, पर मैंने बोला कि यहाँ के सभी स्टेट हैं, कितने सारे स्टेट हैं, इन सभी स्टेट का अगर मैं प्रोडक्शन लूँ तो वह सबसे ज्यादा होगा। यानी सब स्टेट जो गन्ने उगा रहे हैं उन सब का प्रोडक्शन लिया, यानी कि जैसे मान लो अरुणाचल प्रदेश है तो मैंने बोला ये 5 गन्ने उगाता है, ठीक है। फिर मैंने बोल दिया मणिपुर ये 10 गन्ने उगाता है, ठीक है। फिर बोल दिया मिजोरम तो ये 20 गन्ने उगाता है। अगर मैं टोटल करूँगा, टोटल मैंने किया 35, तो मतलब मैंने देखा कि पूरे इंडिया में जो सबसे ज्यादा उग रहा है 35, तो वो कहाँ उग रहा है? इस पूरे एरिया में उग रहा है, किसी पर्टिकुलर स्टेट में नहीं उग रहा है। तो सबसे ज्यादा कहाँ उग रहा है? अपना ईस्टर्न साइड। अब बात करते हैं, आपने बोला स्टेट, तो स्टेट कैसे देखते देखिएगा। ये आपका जो इंडिया है, इस इंडिया में आपने बात की कि ईस्टर्न रीजन यानी इस एरिया की बात की पूरी। अपन ने किसी स्टेट का पर्टिकुलर नाम ले लिया। अब हम स्टेट का नाम लेते हैं यूपी, ये आ गया भाई, ये आपका आ गया कर्नाटक, ये आ गया महाराष्ट्र, और ये आपका है तमिलनाडु, ये उत्तर प्रदेश। अगर मैं प्रोडक्शन लूँ किसी स्टेट का, मतलब मैंने देखा कि राजस्थान में 5 गन्ने उगा रहे हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश में 3, एमपी में 3, जीजे यानी कि गुजरात, ठीक है, गुजरात में 1, तो मैंने देखा यूपी में कितने उगा रहे? यूपी में 100। फिर देखा महाराष्ट्र में कितने उगा रहे? 74, कर्नाटका में 70, तमिलनाडु में 7, यानी महाराष्ट्र, कर्नाटका और तमिलनाडु। तो अगर मैं किसी पर्टिकुलर स्टेट की बात करूं तो सबसे ज्यादा गन्ने कहाँ उग रहे थे? एमपी में। मैं किसी रीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं किसी एरिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ स्टेट की। तो सबसे ज्यादा हमने देखा यूपी, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटका, फिर तमिलनाडु। कंफ्यूज मत होना, सबसे ज्यादा किस रीजन एरिया पूछे तो आपको एरिया बोलना है ईस्टर्न रीजन, और सबसे बड़ा स्टेट पूछे कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ है तो यूपी में। बात क्लियर हो गई? आई होप आपके बात मेरी बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो भारत में ये उगता है, टेम्परेचर 19 से 40 चाहिए उसको, 100 से 200 सेंटीमीटर उसका रेनफॉल चाहिए। इंडिया सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है इसकी, ठीक है। अब इससे बनता क्या है? ऑब्वियसली शुगर, एल्कोहल में भी ये काम आता है, शुगर, एल्कोहल, मेडिसिन, उसके बाद स्टार्च, ग्लूकोज, इन सब में क्या काम आता है? शुगर में। अब अपनी अगली कैश क्रॉप है। कैश क्रॉप का मतलब आपको बता दें पैसे मिलते हैं। अगली कौन सी ऐसी कौन सी अपन क्रॉप उगाए जिससे अपने को पैसा मिले? तो वो होता है कॉटन। क्या कॉटन यानी कि रुई। अब रुई उगाने का एक तरीका है, यानी कि रुई उगाने का तरीका ये है कि हर रीजन में उगती है। भाई हर रीजन में उगती है मतलब कि हर जगह उगती है? हाँ, मतलब इंडिया में ऑल ओवर आप हर जगह
उगा सकता है, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है 20 से टेम्परेचर की बात करते हैं 20 से 35 डिग्री टेम्परेचर, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर है इसका, कि न ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा सर्दी। अधिकतर एरिया में यही पाया जाता है कि 20 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस डिग्री है और 20 डिग्री सेल्सियस, यानी रुई को उगाना है तो उसका टेम्परेचर अपने को पता पड़ेगा। टेम्परेचर पता पड़ेगा तो अपन रेनफॉल की बात करेंगे। अपन रेनफॉल बात करेंगे 80 से 150 सेंटीमीटर क्या होनी चाहिए रेनफॉल, क्या होनी चाहिए रेनफॉल, यानी इसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए 20 से 35 और रेनफॉल होनी चाहिए 80 से 150। तो आपकी क्या होगी कॉटन यानी कि रुई। अब रुई तो आपने उगा दी, रुई भी उग चुकी है आपकी, आपका टेम्परेचर भी पता पड़ चुका है आपका कि आपकी ये है, रेनफॉल भी आपको पता पड़ चुका है। अगली बात अपन करेंगे कि भैया इंडिया कितना उगा था, वर्ल्ड का इंडिया कितना परसेंट उगा था। उसके बाद अपन बात करेंगे इसकी सॉइल और उसके इसकी टाइप की। इंडिया कितना उगा था, जैसे इंडिया में 100% एरिया है, यानी कि मान लो आप एरिया है इंडिया में 100 स्क्वायर 100 स्क्वायर फीट इंडिया का एरिया। इंडिया का एरिया मान लो कितना है 100, तो उसमें से 6.7 स्क्वायर सेंटीमीटर आपकी क्या हो जाएगी स्क्वायर फीट आपकी क्या हो जाएगी कॉटन, यानी कि टोटल इंडिया के टोटल एरिया का टोटल कल्टीवेशन एरिया, यानी कि टोटल कल्टीवेशन एरिया का मतलब हो गया इंडिया का वह सभी जगह का एरिया जहाँ पे क्या होती है खेती, यानी इंडिया में जहाँ जहाँ जिस जगह पे खेती होगी तो उसका टोटल कल्टीवेशन एरिया निकाला, ठीक है। उसका कितना परसेंट उस एरिया का 6.7% क्या उगाते हैं कॉटन। समझ में आया, वापिस समझा देता हूँ। जैसे मान लो ये पूरा इंडिया का खेत, मतलब इंडिया में टोटल खेती किस खेत में की जाती है, इस खेत में ही खेती की जाती है, यानी कि इंडिया की टोटल कल्टीवेशन एरिया कितना है इतना, ठीक। उसमें से अगर 6.7% यहाँ पे खेती करनी है, यानी कि 6.7% यानी इस एरिया में कितना परसेंट है इसका 6.7%। टोटल कल्टीवेशन का कितना परसेंट 6.7% क्या उगाई जाती है कॉटन उगाई जाती है, क्या उगाई जाती है कॉटन, यानी कि इंडिया के टोटल कल्टीवेशन एरिया का 6.7% क्या उगाई जाती है कॉटन। अब अपन बात करते हैं सॉइल, और इसकी सॉइल में ब्लैक सॉइल सबसे, यानी सबसे अच्छी सॉइल जो आप कॉटन के लिए मानते हैं वो कौन सी ब्लैक सॉइल। तो ये नॉर्मल का इसका है कि टेम्परेचर रेनफॉल और सॉइल, ठीक है। अब अपन बात करते हैं अलग अलग डिफरेंशिएशन, यानी कॉटन का क्या है उसके धागे के अनुसार उसका धागा कितना बड़ा है कितना छोटा है, यानी जैसे मोटा धागा इतना मोटा धागा उसको अलग नाम दिया, उससे थोड़ा पतला उसको अलग नाम दिया, बिल्कुल पतला उसको अलग नाम। तो कॉटन के जो फाइबर होते हैं आपको मोटा मीडियम और पतला, उसके अकॉर्डिंग इसको डिफरेंशिएशन क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट में आता है लॉन्ग एंड फाइन कॉटन, यानी लंबा और पतला। फर्स्ट है लॉन्ग एंड फाइन कॉटन। आप इसको सबको लिखते जाइए, मैं जिस हिसाब से नोट्स बना रहा हूँ वैसे नोट्स बनाइए, ठीक है, ताकि आप जब पढ़ेंगे लास्ट एग्जाम में तब आपको भी बुक जाके जो नोट्स लेंगे अलग से दूसरे नोट्स लिखूंगा क्लास में, उसको पढ़ने में टाइम लगेगा। ये भी कुछ शॉर्ट रहेगा, उसको बोलेंगे अमेरिकन कॉटन। क्या बोलेंगे उसको अमेरिकन कॉटन, यानी ऐसा कॉटन जो लंबा है और पतला है क्या कहला जाएगा अमेरिकन कॉटन। क्या कहला जाएगा अमेरिकन कॉटन, इसको कहेंगे जो पतला और मोटा है। तो बात समझ में आ गई आपको कि कॉटन का एक टाइप कौन सा होता है लॉन्ग एंड
एक कौन सा होगा? मीडियम फाइबर। क्या नाम हो गया? मीडियम फाइबर। यानी एक क्या है, थोड़ा ये थोड़ा फाइन में, थोड़ा मीडियम आकार का। और दूसरा हो गया, दूसरा कौन सा होगा? मोटा। दूसरा कौन सा होगा? मोटा। इसको बोलेंगे मिन्यूट फाइबर। मिन्यूट फाइबर आर में आएगा, सॉरी मिन्यूट फाइबर। तो तीन पार्ट हो गए इसमें। एक तो क्या होगा? थोड़ा लंबा और फाइन, उसको बोलेंगे अमेरिकन। एक थोड़ा मीडियम, एक होगा थोड़ा सा मोटा। ये तीन आपके टाइप हो गए। अब ये जो तीन टाइप बताए जा रहे हैं उनमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका ये कौन सा? अमेरिकन फाइबर। ठीक है, तो ये कहाँ बनाया जाएगा भैया? सबसे इम्पोर्टेंट है तो इम्पोर्टेंट जगह उगाया जाएगा, यानी कि कहाँ उगाया जाएगा? ये उगाया जाएगा, आप इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ये उगाया जाएगा फर्स्ट हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। अमेरिकन फाइबर हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। मीडियम फाइबर हरियाणा है, गुजरात है, महाराष्ट्र। तीन तीन नाम याद रखिएगा खूब है, ताकि आप जब एग्जाम में लिखेंगे तो उनको क्या मिलेगा? कंटेंट। और कंटेंट के ही मार्क्स होते हैं। मिनट फाइबर का और एरिया ये उगाया जाता है 50%, ये उगाया जाता है 40% और ये उगाया जाता है 10%। यानी अगर आपका 100% कॉटन प्रोड्यूस होता है इंडिया में, यानी कितना? 100% कॉटन प्रोड्यूस होता है, तो उसका आधा जो होगा वो कौन सा होगा? अमेरिकन फाइबर। कौन सा? अमेरिकन कॉटन। और कितना होगा? आधा, 50%। फिर सेकेंड नंबर पे मीडियम फाइबर 40% और ये होगा 10%। दोनों का टोटल प्रोडक्ट आपके पास 100%। 100% प्रोडक्शन में से 50% कौन सा? अमेरिकन, 40% मीडियम और 10% मिनट फाइबर। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कॉटन की। अब देखो, कॉटन की बात तो ये आपकी होगी बात। अब अपन बोलेंगे कि राजस्थान में कहाँ कहाँ उगाया जाता है? अपन ने भाई इंडिया की बात कर ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात। अब अपन बात करेंगे उगाया कहाँ जाता है? राजस्थान। तो राजस्थान में वहाँ उगाया जाता है जहाँ जहाँ पे थोड़ी सी काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। काली मिट्टी पाई जाती है राजस्थान में। ध्यान रखिएगा, एक तो चित्तौड़ में पाई जाती है। चित्तौड़ के बाद आप मेघालय के ऊपर चले जाइए, उदयपुर में भी चित्तौड़, गंगानगर, उदयपुर। उस चित्तौड़, गंगानगर, उदयपुर के बाद अगला नाम आता है आपका बीकानेर कोटा। बीकानेर कोटा। यानी कि टोटल राजस्थान में सबसे ज्यादा चित्तौड़, गंगानगर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा सबसे ज्यादा मत लिखिएगा। आप लिखिएगा कि प्रोडक्शन ऑफ कॉटन इन राजस्थान चित्तौड़, गंगानगर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा। ठीक है, सबसे ज्यादा हमें बताना है, सबसे ज्यादा काम हो रहा है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। केस हो गया हमारे पास। अब अगला आता है ऑयल सीड। ऑयल सीड में ज़्यादा कुछ है नहीं, आप सिंपल सा लिखिए ऑयल सीड में, ज़्यादा बात नहीं है। ऑयल सीड यानी जी ऐसे, यानी तेल के बीज, तेल के बीज, यानी ऐसी खेती जिनके जो दाने निकलते हैं ना, जैसे आप सरसों के काले काले छोटे दाने निकलेंगे, उनको आप पीसोगे तो आपको क्या मिलेगा? तेल। उसी तरह ऑयल सीड मतलब कि ऐसे, मतलब ऐसी क्रॉप का प्रोडक्शन करना, ऐसी क्रॉप का प्रोडक्शन करना जिससे क्या मिले आपको, जिसको पीसने में क्या मिले आपको? तेल। तो वो क्या होगा? ऑयल सीड। और तेल किसमें मिलता है? पैसों में, तो वो हो जाता है ऑयल सीड।
ये हमारे इधर नहीं होता है। फिर आपने मूंगफली का जो ग्राउंडनट्स, ये सब इम्पोर्टेंट, 3 तरह के होंगे सबसे इम्पोर्टेंट। और सबसे ज़्यादा 80% इन दोनों का प्रोडक्शन होता है, यानी 100 में से 80% प्रोडक्शन किसका और किसका होता है? मस्टर्ड ऑयल या ग्राउंडनट ऑयल का होता है। बाकी जितने भी तेल, अरंडी का तेल और उसके बाद कौन कौन से तेल होते हैं, 2-3 तरह के तेल और होते हैं, उन सब का प्रोडक्शन कितना होता है? 20%। अदर ऑयल का प्रोडक्शन होता है 20% और मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल और मूंगफली का तेल, इन दोनों का प्रोडक्शन होता है कितना? 80%। दोनों का मिला के प्रोडक्शन करोगे 80%। यानी अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन से होते हैं? जिनका प्रोडक्शन ज़्यादा, यानी जिनका प्रोडक्शन ज़्यादा मस्टर्ड ऑयल और ग्राउंडनट ऑयल, यानी मूंगफली का तेल और सरसों का तेल। ठीक है, अब अपन अगला बात करेंगे ऑब्वियसली मूंगफली के तेल की। मूंगफली का तेल क्या होता है कि जब प्रोडक्शन होता है इसका, तो ये ग्राउंड नट्स क्यों कहते हैं? मूंगफली मिलती है अपने को ज़मीन के अंदर, तो ज़मीन के मतलब अंदर मिलती तो क्या ग्राउंड, और नट यानी क्या होता है? फली, तो इसलिए इसको बोलते हैं ग्राउंड नट यानी कि मूंगफली। ठीक है, अब अगली बात होगी कि इसको उगाते कब हैं? अपन ने बात की ऑयल सीड में, पहले अपन ने लिखा ग्राउंड नट। यानी मूंगफली का तेल या फिर मूंगफली। तो हमने बात की मूंगफली का तेल, तो क्या उगानी पड़ेगी उसमें मूंगफली? तो सीजन कौन सा चाहिए अपने को? सीजन चेक करिए, कौन से सीजन में होती है? चलो सीजन की बात आ गई। सीजन की बात आने के बाद अपन बात करेंगे अगला कहाँ उगाया जाता है। तो वर्ल्ड का 30% का उगाया जाता है इंडिया में। यानी आप पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर 100% प्रोडक्शन होता है मूंगफली का, तो उसमें 30% का होगा इंडिया में। तो मतलब सबसे लंबा, यानी कि 200 प्लस देशों में 30% अगर अकेला इंडिया हुआ, तो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में प्रोडक्शन कौन करेगा? ऑब्वियसली इंडिया। तो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट प्रोडक्शन, बहुत बड़ा प्रोडक्शन हुआ, मतलब सुनिए आप देखिएगा 30% यानी कि बहुत बड़ा होता है। आप 200 देशों में से अगर अकेला 30% कर रहा है, तो बाकी के क्या पार्टियां हैं? यानी लोगों के बाकी का क्या पार्ट में है? कुछ पार्टिसिपेशन नहीं हुआ उनका, तो दूसरे देश कुछ पार्ट कर सके क्या? कोई करेगा 1%, कोई करेगा 2%, 0.1%, पर अकेला इंडिया कितना कर रहा है? 30%। यानी कि वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ ग्राउंडनट कहा जाता है इंडिया। अब ग्राउंडनट के साथ साथ देखिए आप, सबसे ज़्यादा अब इंडिया में मान लो 100% होता है, इंडिया में कितना प्रोडक्शन होता है? 100%। तो उसका अकेला 85% प्रोडक्शन का होता है गुजरात में। मतलब इंडिया का भी कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा करता है? गुजरात। यानी कि 85% प्रोडक्शन कहाँ करते हैं? गुजरात में की जाती है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो ग्राउंडनट हो। अब दूसरा कौन सा है? आंध्र प्रदेश। तीसरा तमिलनाडु। अब अपन ने बात करी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यानी कि इंडिया की बात हो गई है। अब इंडिया के बाद अगर हम बात करेंगे कहाँ पे? जैसे देखो इंडिया में सबसे ज़्यादा गुजरात फर्स्ट नंबर पे, सेकंड पे है एपी यानी कि आंध्र प्रदेश, और थर्ड पे है तमिलनाडु। यानी कि इंडिया वर्ल्ड में जो इंडिया, तो इंडिया में गुजरात सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है? गुजरात। गुजरात आगे आपका सबसे आगे। अब अगर बात करते हैं कहाँ की? हमारे राजस्थान। ग्राउंडनट ऑयल राजस्थान में सबसे ज़्यादा था चित्तौड़ के बाद आपके सवाई माधोपुर के बाद भीलवाड़ा के बाद आपका जयपुर। यानी चित्तौड़, सवाई माधोपुर और भीलवाड़ा सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन का होता है यहाँ पे होता है। तो
ग्राउंडनट ऑयल खत्म। अब बात करते हैं सरसों यानी मस्टर्ड ऑयल। काफी जगह पर आपको पता पड़ा होगा कि सरसों को मस्टर्ड ऑयल, देखो मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों, सरसों का तेल कहाँ सबसे ज्यादा पाया जाता है? सरसों का सबसे ज्यादा तेल कहाँ पाया जाता है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात। अपन में बात करते हैं ग्राउंडनट्स, तो ग्राउंडनट कितना होता है? 30%। मस्टर्ड ऑयल कितना होता है? 80%। यानी अगर वर्ल्ड में मान लो वर्ल्ड में 100% होता है, कितना? 100%। अकेला इंडिया में कितना होता है? 80%। कितना होता है? 80%। देखिएगा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया, कितना? 80%। पहले 70 था, अब 80 हो गया, यानी प्रोडक्शन बढ़ता है। ठीक है, सबसे ज्यादा और इंडिया में सबसे ज्यादा कहाँ? राजस्थान, यानी 41% का राजस्थान। फिर राजस्थान के आसपास मध्य प्रदेश, गुजरात। यानी कि मस्टर्ड ऑयल का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया, इंडिया के बाद है राजस्थान, इंडिया में राजस्थान, एमपी और गुजरात। उसके बाद अपन देखते हैं गुजरात के बाद अपन देखते हैं राजस्थान में क्या है। तो राजस्थान में बात करें, राजस्थान में अलवर, भरतपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर, ऐसा ही लिख रहा हूँ इसको। तो देखो मस्टर्ड ऑयल सबसे ज्यादा इंडिया में 80%, इंडिया में इंडिया में भी सबसे ज्यादा कहाँ? राजस्थान में, कितना? 41%। तो राजस्थान, एमपी और गुजरात दे आर टॉप 3। उसके बाद राजस्थान के बाद अपन बात करते हैं कहाँ पे? राजस्थान में कहाँ? अलवर, भरतपुर, जयपुर और संबलपुर। तो आपका ये मस्टर्ड ऑयल भी खत्म। तो अपन ने बात की ग्राउंडनट्स की, पहले एस फ्लोर में बात की थी शुगर केन। शुगर केन में अपन ने बात की थी सबसे ज्यादा ईस्टर्न साइड में पाया जाता है, पर स्टेट का नाम हो तो यूपी। उसका टेम्परेचर होना चाहिए 19 से 40 डिग्री और उसके रेनफॉल होनी चाहिए 100 से 200 सेंटीमीटर। तो ये हमने बात की थी शुगर केन। फिर आया अपन कॉटन। कॉटन तो सिंपल हर जगह मिल जाएगा आपको, कितना टेम्परेचर? 20 से 35 डिग्री सेल्सियस। उसकी रेनफॉल यानी कितना चाहिए उसको? 80 से 150 सेंटीमीटर। सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? तो पाए जाने से पहले इन्होंने क्या किया? 3 डिवीजन किए, अमेरिकन फाइबर, मीडियम फाइबर और मेन फाइबर। अमेरिकन फाइबर सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? गुजरात में। अमेरिकन फाइबर में क्या खासियत है? कि वो लंबा और पतला होता है। मीडियम सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु इधर। और मिनी यानी सबसे मोटा और छोटा कहाँ पाया जाता है? ऑल ओवर इंडिया। उसके बाद अपन ने बात की थी ऑयल सीड। ऑयल सीड का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कौन करता है? इंडिया। कितना करता है? ऑयल सीड का प्रॉपर ऑयल सीड निकाले तो ये नहीं पता, पर ग्राउंडनट्स का पता है आपको। तो मोस्ट इंपोर्टेंट ऑयल कौन से होगी? क्या ऑयल सीड कौन से होगी? ग्राउंडनट्स, सनफ्लावर, मस्टर्ड ऑयल। तो अपन ने ग्राउंडनट्स की बात की थी। तो कितना प्रोडक्शन? 30% अपन करते हैं। कहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है? अपन ने बोला कहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है? अपन ने बोला कहाँ पाया जाता है? गुजरात। बोला कि क्या बोला? राजस्थान। यहाँ पर 30%, इंडिया में 30%, पर इंडिया में भी 85% का होता है। इंडिया का 85% का होता है गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये 3 थे। अब राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में अलवर, भरतपुर, चित्तौड़गढ़ इधर होता है। फिर अपन बात करें अभी मस्टर्ड ऑयल की। मस्टर्ड ऑयल की बात करें तो मस्टर्ड ऑयल में क्या बात की? सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? इंडिया में। कितना परसेंट? 80%। इंडिया में भी सबसे ज़्यादा कहाँ? राजस्थान में। कितना? 41%। फिर चलो 41। फिर राजस्थान में भी कहाँ? राजस्थान, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर। तो ये आपका ऑयल सीड टॉपिक खत्म। अगला टॉपिक है आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके आप पॉइंट से 4 पॉइंट को याद करिएगा कि अपना जो अपन एग्रीकल्चर इतना सारा पढ़ रहे हैं, मतलब अपन ने इतना जो एग्रीकल्चर पढ़ा, ये होता है क्या क्या काम है? मतलब अपनी एग्रीकल्चर क्या है? फर्स्ट में क्या देता है?
रोजगार, रोजगार देता है नहीं देता, यानी लोग इसके अंदर काम करते ही नहीं करते, यानी कि क्या है ये, इसका टॉपिक ही लिख देता हूँ मैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये वाला टॉपिक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप मेरे व्यवस्थित दिखाना इसको। कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी, यानी जो इंडिया में पैसा आ रहा है, जो इंडिया का डेवलपमेंट हो रहा है, इकोनॉमिक का मतलब होगा डेवलपमेंट, पैसों के आधार पर, तो वो जो डेवलपमेंट हो रहा है, वो सारा डेवलपमेंट करने में एग्रीकल्चर करने क्या क्या रोल है, एग्रीकल्चर का क्या क्या कंट्रीब्यूशन है इंडिया की इकोनॉमी। फर्स्ट, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, फिर क्या है, अब देखो क्या होता है कि अपन जैसे देखते हो कि अब पूरे इंडिया में कितना पैसा है, कितना खर्च किया, इसका एक लेखा जोखा रखा जाता है, यानी इसका पूरा एक अपन व्यवस्थित अकाउंटेंट है वो सब देखता है। एक तो नहीं, बहुत सारे अकाउंटेंट है, पर आप यूँ समझिए एक अकाउंटेंट है जो पूरा देखता है कि सबसे ज़्यादा पैसे कहाँ से आ रहे हैं, किस मतलब कि इंडस्ट्री से आ रहे हैं, यानी कि प्राइमरी टर्सरी क्या जुडिशियल, प्राइमरी टर्सरी या सेकेंडरी, किस में से सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, कितना इंडिया पैसा खर्च कर रहा है, कहाँ खर्च कर रहा है, आने वाले साल में कहाँ करेंगे, तो इसका सबका एक प्लान बनाया जाता है। ठीक है, उस प्लान में अपन देखते हैं कि जीडीपी, आपने नाम सुना होगा जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जीडीपी, यानी ये आपका डेवलपमेंट बताता है कि आपका कोई भी कंट्री है तो कितना डेवलपमेंट कर रहा है। तो फर्स्ट में एग्रीकल्चर क्या करता है, कंट्रीब्यूट इन जीडीपी, यानी इंडिया की जीडीपी, यानी किसी भी देश की जीडीपी क्या बताता है, उसका डेवलपमेंट क्या बताता है, डेवलपमेंट, यानी वो देश कितना डेवलपमेंट हो रहा है, यानी डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यानी उसके वहाँ का, यानी उस देश का खुद का कितना प्रोडक्शन हो रहा है वो बताता है, यानी ग्रॉस जीडीपी का मतलब एक है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक, डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है, घर होता है, नहीं होता, डोमेस्टिक एरिया यानी अपना खुद का एरिया, फिर प्रोडक्शन, तो यानी आपके पूरे देश में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन, यानी पूरे इंडिया में कितना डोमेस्टिक प्रोडक्शन होगा वो बताता है। तो एग्रीकल्चर तो करेंगे कंट्रीब्यूट, एग्रीकल्चर तो भैया जीडीपी का सबसे मेन जो है कंट्रीब्यूशन वो कौन करता है, एग्रीकल्चर। ठीक है, तो जीडीपी का आप इतना समझ लीजिए कि ये अपने पूरे देश में कितना प्रोडक्शन हो रहा है वो बताएगा और डेवलपमेंट कितना हो रहा है वो बताएगा। तो कंट्रीब्यूशन करती है जीडीपी में। थर्ड, इंटरनेशनल ट्रेड, यानी देखो एक बात बताता हूँ, मैंने आपको बताया कि इंडिया सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है ऑयल सीड, यानी कि तेल, सरसों के तेल, मस्टर्ड, तो भी उसको बाहर से मंगवाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या डिमांड बहुत ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है तो सप्लाई कम, यानी कि सब लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे, ठीक है, और उनके पास पहुँचेगा नहीं, तो देश को तो बाहर से मंगवाना पड़ेगा। तो वो क्या करता है कि अमेरिका से लाया, ठीक है, ये मान लो अमेरिका है, ये इंडिया है, ठीक है, मैंने बोला भैया ऑयल से ही देना, इसने मेरे को लाकर सरसों का तेल पकड़ा दिया, लो भैया सरसों का तेल 100 रुपये, मैंने बोला लो भैया 100 रुपये। ट्रेड का मतलब होता है व्यापार। तो मुझे जरूरत थी सरसों का तेल की, मैंने अमेरिका से ले लिया और 100 रुपये वापस दे दिए। मान लो अमेरिका की जरूरत है कॉटन, उसने बोला कॉटन देना, मैंने बोला लो भैया कॉटन, मैंने बोला लो भैया 100 रुपये। तो ये क्या हुआ, एक तरह से बिजनेस हुआ, इसकी जरूरत है ये पैसे नहीं दे रहा हूँ, इसकी जरूरत है ये पैसे नहीं दे रहा, तो एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। तो एग्रीकल्चर देखो, वो सरसों का तेल का हो रहा है, कॉटन का हो रहा है, तो एग्रीकल्चर इंटरनेशनल ट्रेड में पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं? हाँ,
कि ना, यानी कि एग्रीकल्चर के कारण ही अपने क्या होगा इंटरनेशनल ट्रेड। एक कारण है, मतलब किसी देश के साथ ट्रेड कर रहे हो आप, उसमें सरसों का तेल, मतलब कोई भी छोटी मोटी चीज़ें जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है वो तो जाएगी जाएगी। जैसे मान लो जूट की बोतल आती है, बहुत सारी कलाकृति आती है जूट की, तो वो मान लो अमेरिका को पसंद है तो हमने यहाँ से भिजवाई, तो वो क्या होगा इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल यानी दो नेशन के बीच में व्यापार होगा, तो इंटरनेशनल ट्रेड यानी एग्रीकल्चर इंटरनेशनल ट्रेड में भी तो कॉन्ट्रीब्यूशन करती है। सेकेंड देखो, अब आगे फोर्थ क्या करता है, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल इंडस्ट्री, यानी कि किसी भी इंडस्ट्री को चलने के लिए क्या जरूरत है, रॉ मटेरियल की। जैसे मुझे लकड़ी बनानी तो मैं पेड़ काट के लाऊंगा, मेरी इंडस्ट्री में डालूंगा, फिर कारीगर उस पर काम करेंगे और कुर्सी बना के भेजेंगे, यानी प्रोडक्शन क्या होगा कुर्सी का। और रॉ मटेरियल क्या था, लकड़ी। रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल, यानी जिसका कुछ महत्व नहीं है, पर मैं इसको लाऊंगा, उससे कुर्सी बनाई और मैंने बेची, तो प्रोडक्शन किसका होगा, चेयर का। रॉ मटेरियल क्या होगा, लकड़ी। तो लकड़ी भी ठीक है। तो उसी तरह क्या होता है, आपको क्या मतलब शुगर एग्जाम्पल लेके चलना है, शुगर यानी शक्कर बनेगी कहाँ से, गन्ने से, शुगर केन से। तो मैं अगर इंडस्ट्री को शुगर केन तो नहीं दूंगा तो वो क्या शुगर बना पाएंगे, मैं गन्ना ही नहीं दूंगा तो वो क्या शक्कर बना पाएंगे, नहीं। मतलब उनके पास रॉ मटेरियल की कमी है, रॉ मटेरियल है ही नहीं, यानी कच्चा माल तो है ही, तो पका हुआ माल कैसे बनाएंगे। तो मैं यहाँ से एग्रीकल्चर खेती करके इनको क्या दूंगा, रॉ मटेरियल दूंगा, यानी कि शुगर केन दूंगा, और मुझे मटेरियल बनाया मिल जाए, क्या मिलेगा, शुगर। आई बात समझ में, यानी कि रॉ मटेरियल। 4 पॉइंट। अब अगला पॉइंट सोचो, मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। अब देखो कोई इंडस्ट्री क्या होती है, जैसे क्या हो ट्रैक्टर के बाद फर्टिलाइजर, प्रोडक्शन है ट्रैक्टर, फर्टिलाइजर, इसके बाद बीज, ये सब क्या इंडस्ट्री। फर्टिलाइजर कौन बनाता है, इंडस्ट्री। तो उनका मार्केट क्या है, मार्केट क्या होगा, खेती ही तो उनका मार्केट। अगर मैं मतलब बनाऊँ फर्टिलाइजर मतलब होता है कीटनाशक कहाँ छाटेंगे, मतलब कहाँ बांटेंगे, कहाँ फैलाएंगे उसको, तो कहाँ करेंगे, एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर में क्या देखिए कि मेरा जो प्रोडक्शन होगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या होगा, फर्टिलाइजर यानी कीटनाशक, तो उसका मार्केट क्या है, एग्रीकल्चर, क्योंकि मैं बेच रहा हूँ। मतलब किसी भी चीज़ को मार्केट का मतलब ये नहीं मत समझना अपना बाजार। ऐसी चीज़ जैसे मेरे पास कोई माल है, ठीक है, मैंने वहाँ जाके बेचा, तो मेरे लिए वो मार्केट है कि मैं वहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ और वहाँ से पैसे ले रहा हूँ। तो इनका मार्केट कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होती है, जैसे फर्टिलाइजर हो गया, बीज हो गया, ट्रैक्टर हो गया, इन सब का मार्केट क्या, एग्रीकल्चर मार्केट है इनका। जैसे नहीं बोलते होंगे आईटी का मार्केट डाउन है, टूरिस्ट का मार्केट डाउन। टूरिस्ट का मतलब ये तो नहीं कि देश विदेश, मतलब जो भी अपने बाहर से टूरिस्ट आते उनको बेचते नहीं, मतलब टूरिस्ट का मार्केट यानी कि टूरिस्ट से रिलेटेड जितना भी मार्केट होता है। जैसे कि आप मैंने उदयपुर गए होंगे तो वहाँ पे देखा होगा कि घंटाघर के उधर, घंटाघर जगदीश मंदिर के उधर, कि वो सब बने हुए किसके लिए, टूरिस्ट के लिए। तो पूरा मार्केट क्या कह रहा है, टूरिस्ट मार्केट, यानी कि वो मार्केट किस पे डिपेंड कर रहा है, टूरिस्ट पे। तो उसी तरह जो इंडस्ट्रीज है, जैसे कि कौन कौन सी, फर्टिलाइजर और सीड्स, बहुत सारी इंडस्ट्री इस पे डिपेंड एग्रीकल्चर, तो उनका मार्केट क्या है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई हो तो बढ़िया है, ठीक है। तो ये टॉपिक भी खत्म। इसी तरह आज का चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है, एग्रीकल्चर इन इंडिया। तो चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट। तो इसके नोट्स जल्द आप बना लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू। घर पे रहे, सुरक्षित रहे, धन्यवाद।